अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फिजिक के। आज का लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एमडीकेट एमसीक्यूज वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और आज का लेक्चर क्या है, ये सेकंड लेक्चर है मेरा वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के एमडीकेट एमसीक्यूज पर। इंशाल्लाह इसके बाद एक और लेक्चर भी होगा इसी चैप्टर के एमडीकेट एमसीक्यूज पर। तो इंशाल्लाह इन तीनों लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ एमडीकेट एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किए हैं। इन तीनों लेक्चर को लाजमी देखो। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखी तो सबसे पहला पार्ट देखो, इसके बाद ये सेकंड लेक्चर ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यू, द टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी होल मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। लेट सपोज दैट हमारे पास टू वेक्टर गिवन है ए एंड बी वेक्टर और सच दैट, अब वो इसी फॉर्म में है ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड इनटू इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इन ए एंड बी वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि ए प्लस बी होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी होल मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी होल मैग्नीट्यूड आपको पता है कि अगर हम इसको खोलें इस फॉर्म को तो यह आ जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी होल मैग्नीट्यूड को अगर हम खोलें तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर स्क्वायर लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सेकेंड साइड पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ये रहेगा। अगर हम इस वैल्यू को भी इस साइड पर ले, यानी सारे वैल्यू एक साइड पर कर दें, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो इस साइड वाल हमने लिखे। इस दूसरे साइड को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, यानी लेफ्ट साइड पर इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट करते हैं। जब इस वैल्यू को आप इधर शिफ्ट करते हो तो फिर यह जो साइन होगी इस साइन को चेंज करना होगा, क्योंकि इक्वलिटी के एक साइड पर से दूसरे साइड पर जब वैल्यू को चेंज करते हो तो फिर आपने साइन क्या होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस प्लस होगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल होगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा। बाकी आपके पास रहेगा प्लस 2ab cos थीटा और प्लस 2ab cos थीटा, ये दोनों रहेगा। आप इन दोनों को आप ऐड कर दें, यानी आपके पास ये आ जाएगा 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा 4ab cos थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें सिर्फ थीटा हमसे थीटा रिक्वायर्ड है, तो हमने दोनों तरफ को 4ab पर डिवाइड करना है। जब हम दोनों को 4ab पर डिवाइड कर दें 4ab पर, तो यहाँ पर 4ab कैंसिल होगा और यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 पर 0 डिवाइड बाई 4ab इज इक्वल टू 0 अगेन। तो यहाँ पर थीटा को आप लगाए, cos को दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, यानी cos इनवर्स 0, यानी cos इनवर्स 0, cos का वो एंगल जिस पर आपको जीरो वैल्यू देता हो। तो cos का वो एंगल जिस पर आपको cos 0 वैल्यू देता हो तो फिर 90 एंगल है, यानी 90 एंगल पर हमें cos 0 देता है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 90। इसका मतलब यह है कि इन दो वेक्टर के दरमियान ए एंड बी के दरमियान एंगल क्या है, 90 है। तो फिर पॉसिबल है कि ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी
का होल मैग्नीट्यूड ये फॉर्म आपस में क्या बराबर हो जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। The resultant of two vectors of magnitude 2 and 3 respectively is 1. The angle between them is सेकेंड में दिक्कत है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली 1। लेट सपोज दैट हमारे पास टू वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 एंड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आया है 1। देन द एंगल बिटवीन देम, तो इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इस इंतिकाल को देखो, अगर दो वेक्टर है, लेट सपोज दैट फर्स्ट वेक्टर है 2, इसको हमने 2 कह दिया और दूसरे को कह दिया लेट सपोज दैट 3। ये दो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 एंड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट आया है वो है 1। तो ये रिजल्टेंट तब पॉसिबल है जब हम ये कर दें, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी 1 रिजल्टेंट तब आता है कि हम इस बी वेक्टर से ए वेक्टर को माइनस कर दें, यानी 3 से हम 2 को माइनस करें तो फिर 1 पॉसिबल है। b माइनस ए इज इक्वल टू, यानी b की जगह 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी b से हम a को माइनस करें तो फिर ये फॉर्म पॉसिबल है कि 1 आ जाए इसका रिजल्टेंट। इसका मतलब ये है अगर a वेक्टर यानी ये 3 वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो फिर ये 2 वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जब हम 3 माइनस 2 करते तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट 1 आ जाते हैं। इस फॉर्म में ये दो वेक्टर पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए खुद कि एक वेक्टर राइट साइड पर है, दूसरा लेफ्ट साइड पर है, तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर थीटा क्या होगा 180 होगा। तो हम सिंपली कहते हैं कि यहाँ पर इन दो वेक्टर के दरमियान जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और 3 है और इसका रिजल्टेंट 1 आया है, तो यहाँ पर हम एंगल लगाते हैं बी, क्योंकि ये इस फॉर्म में पॉसिबल है जब दोनों आपस में क्या हो एंटी पैरेलल हो, तो फिर इससे 1 आ जाता है। Which of the following is a scalar quantity? Which of the following is a scalar quantity? सिर्फ हमारे पास ए ऑप्शन मौजूद है मास क्या है kg और इसका ओनली मैग्नीट्यूड है नॉट डायरेक्शन, तो ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है a force of magnitude 100 Newton यानी 100 Newton make an angle 60 degree with vertical direction, then the magnitude of their y component is। लेट सपोज दैट हमारे पास एक फोर्स मौजूद है जिसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री विद वर्टिकल एक्सिस, तो फिर y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहाँ पर ड्रा कर दे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम एक वेक्टर को ड्रा कर दें 100 न्यूटन का एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रह जाते हैं, वो बिल्कुल जिस तरह पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो डायरेक्टली लगाते हैं 60 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन, इस तरह एंगल बनाता है 60 विद वर्टिकल एक्सिस में। तो यहाँ पर इनको यहाँ से इस एमसीक्यू में हमसे जो पूछा गया है वो है वाई कंपोनेंट। तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इस फोर्स को हम एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला, यानी इस कंपोनेंट को हम कहते हैं कि एफ वाई कंपोनेंट और इसको हम कहते हैं एफ एक्स कंपोनेंट। ये है वर्टिकल कंपोनेंट और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेक्टर के लिहाज से और इस एंगल के लिहाज से इसका कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा एफ वाई। तो बहुत से स्टूडेंट ये डायरेक्टली कहते हैं कि एफ साइन थीटा,
बिल्कुल ये गलत है, साइन थीटा नहीं है। एफ वाई बराबर है एफ काज थीटा। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज रह जाते हैं इस एमसीक्यू में। देखो, अगर एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ हो तो इस एंगल के लिहाज से ये वाला साइड, ये वेक्टर जो है ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल के एडजेसेंट साइड को आपको पता होगा कि एंगल के एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं बेस। ये बेस है, बेस जो वर्टिकल कंपोनेंट में है ये बेस है इस एंगल के लिहाज से। तो बेस के साथ हम लगाते हैं cos थीटा, और एंगल के अपोजिट साइड को जो इसके सामने है एफ एक्स, इसके साथ हम लगाते हैं एफ एक्स के साथ साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये एडजेसेंट साइड है, बेस है। और हमें बेस के साथ हमेशा के लिए लगाना है कौन सी एंगल, cos थीटा एंगल। तो यहाँ पर हमने लगाया एफ वाई इज इक्वल टू एफ cos थीटा। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 100 न्यूटन है इंटू cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी है 0.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 को 100 से तो फिर आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी इसका y कंपोनेंट क्या होगा 50 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुई है एमडीकेट में। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स आर वन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इन द फॉलोइंग पेयर में कौन सी पेयर में एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर है और एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर मोमेंटम क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमसे रिक्वायर्ड है कि एक वेक्टर हो और एक स्केलर क्वांटिटी हो। सी ऑप्शन पावर, पावर क्या है स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन फोर्स, फोर्स क्या है डियर स्टूडेंट ये है वेक्टर क्वांटिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो डी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है। और इस एमसीक्यू में आप ये भी रख दो काइनेटिक एनर्जी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। यार एनर्जी की कितनी टाइप भी है, एनर्जी की कितनी टाइप भी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये पॉइंट नोट भी कर लें, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉइंट आप नोट भी करें, क्योंकि आपसे दूसरे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज सेड टू बी इन। अगर एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम में किस फॉर्म में ये बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में। जब एक बॉडी हो तो फिर हम कह सकते हैं कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ है तो फिर ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी द इक्विलिब्रियम में बी, फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम में बी, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। तो ये एमसीक्यू भी बहुत डिफिकल्ट लगती है बहुत स्टूडेंट को, क्योंकि इस एमसीक्यू में ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू है, इसमें कंसेप्ट हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो तो फिर इक्विलिब्रियम किस फॉर्म में होगा। लेट सपोज दैट इस एमसीक्यू को हम आपको एक डायग्राम में समझा देते हैं। ये है ग्राउंड, इस ग्राउंड पर हमने एक इस तरह पहाड़ बनाया, पहाड़। जब इस पहाड़ के ऊपर एक बाल आप रखे, एक बाल, तो ये बाल क्या है, इस बाल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है ग्राउंड से ये मैक्सिमम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है इस बाल का। तो फिर इस बाल क्या है ये अनस्टेबल है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा धक्का ले तो वो यानी इस डायरेक्शन में, अगर आप इस साइड पर थोड़ा धकेल दे तो वो इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो तो फिर इक्विलिब्रियम क्या होगा अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं
बी ऑप्शन इज करेक्ट। और इस तरह एमसीक्यूज के लिए आप एक रूल भी अपने साथ लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब कम हो तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। यानी ये आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इस रिलेशन को आप नोट कर दें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if two non-zero vectors a and b are of the form of a dot b is equal to 0, they will be parallel vector, perpendicular, anti-parallel या none of these। लेट सपोज दैट एक दो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है a एंड b, और वो इस फॉर्म में मौजूद है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0। a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मौजूद है ये दोनों वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होगा? ये पैरेलल वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल है, नन ऑफ दिस है। सबसे पहले आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर ले। जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 है तो फिर आपने डायरेक्टली लगाना है कि परपेंडिकुलर है। एक मेथड ये है कि जब भी वेक्टर आपके पास जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर आपने डायरेक्ट लगाना है कि परपेंडिकुलर है। और इस फॉर्मूले को अगर आप इस तरह लिखे, यानी a डॉट b इज इक्वल टू 0, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो दोनों साइड को ए बी पर डिवाइड कर दे, ए बी पर, तो cos थीटा आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0 डिवाइड बाई ए बी अगेन 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है cos इनवर्स ऑफ 0 का कि cos का वो एंगल जिस पर cos आपको 0 वैल्यू देता हो, यानी cos का वो एंगल जिस पर आपको 0 वैल्यू देता हो, तो cos 90 आपको देता है 0 वैल्यू, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा? 90 होगा। थीटा इज इक्वल टू 90। जब थीटा 90 होगा तो इसका मतलब ये है ना, ये दोनों वेक्टर क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, और ए वेक्टर बराबर है -3i कैप प्लस j कैप, यानी इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन से वेक्टर हो सकते हैं इन वेक्टर में से? ए डैश ये एक न्यू वेक्टर है, परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर, इस वेक्टर पर ए डैश परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और ए डैश को हम कंसीडर करते हैं 4k। इस पहले वेक्टर को हमने ए डैश कह दिया, पहले वेक्टर को, ऑप्शन को, ए डैश इज इक्वल टू 4k। जब हम ए डैश और ए का डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, यानी ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू, ए डैश वेक्टर है 4k डॉट ए कैप है -3i कैप प्लस j। तो यहाँ पर k का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ करो जिसका कंपोनेंट क्या हो? k हो। अगर k ना हो तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। यहाँ पर k के मुकाबले में ये i कंपोनेंट है और ये j है, बिल्कुल नहीं है, तो हम डायरेक्टली भी 0 लगाते हैं, लेकिन आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि किस तरह 0 आया। लेट्स सपोज दैट 4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू k डॉट i कैप इस फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई जमा 4 मल्टीप्लाई 1 k डॉट j कैप, तो यहाँ पर 4 3 12 -12 आ जाएगा, और k डॉट i से क्या आ जाएगा? ये आपस में एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्योंकि i की क्या है? एलॉन्ग एक एक्सिस है, और k क्या है? एलॉन्ग z एक्सिस है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 4 के 4
के डॉट जे ये अगेन 0 होगा। तो जब -12 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 प्लस 0 यानी रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ए डैश वेक्टर जो है ये इस ए वेक्टर पर क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डैश वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर क्या है 0 आया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसको करेक्ट है। इस एमसीक्यू में भी हम ये दो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। एक तो फर्स्ट ट्रिक था जो मैंने आपको जुबानी तौर पर बताया, और सेकंड ये ट्रिक है कि आपने इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन आप अगर आपने रिवीजन अच्छी तरह की हो इस वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर का, तो आप इस तरह एमसीक्यू को तेजी के साथ हल कर सकते हो। एकदम जब देखते हो तो डायरेक्टली आपके ज़हन में आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if a vector is equal to 3 I plus 6j, b vector is equal to x j plus k and a dot b is equal to 12, then the value of x will be। हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर और सेकंड है बी वेक्टर, और इसके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, यानी ये कंडीशन गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 12। ए डॉट बी जब हम करें तो फिर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 12। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की जगह हम लगाते हैं 3i प्लस 6j डॉट बी वेक्टर की जगह हम लगाते हैं एक्स जे प्लस के इज इक्वल टू 12, यह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3i को अगर हम j से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम इस i को k से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम नहीं मल्टीप्लाई करते। इस 6j को देखो, इस वेक्टर को इस कंपोनेंट को आप सिर्फ इस से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपने इस से मल्टीप्लाई किया k से तो फिर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि j डॉट k से 0 आता है। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 मल्टीप्लाई x इंटू जे डॉट जे इज इक्वल टू 12। तो अगर x से मल्टीप्लाई कर दो 6x जे डॉट जे से 1 आ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 12। दोनों साइड को 6 पर डिवाइड कर दो। जब 6 पर डिवाइड कर दे तो फिर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 6 के 6 दूने 12, यानी x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, x की वैल्यू होगा 2। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।